लॉज ऑफ मोशन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये आपने कर लिया था और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, अगला जो चैप्टर है अपना, वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे अब तक के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उनमें लिख रहे थे विदाउट फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन लेस सरफेस। ठीक है, अब यदि फ्रिक्शन आए तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। उसके बाद हम क्या फ्रिक्शन, यदि क्वेश्चन के अंदर होगा फ्रिक्शन होगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये यूनिट नंबर आपकी क्या है, 3rd है। और जो यूनिट नंबर 3rd का जो सेकंड पार्ट है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है कि जैसे हिंदी में बोलें तो घर्षण, या छोटी सी बात करें हम, मान लो आपने ये पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो लगातार मोशन में रहेगी। ठीक है, ये बात लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम पढ़ते हैं। अब जब कोई चीज ये कह रहा है कि मोशन में है तो किस में रहनी चाहिए, मोशन में रहनी चाहिए। तो जब आप साइकिल चला रहे हो, पैडलिंग कर रहे हो, एक बार आप उसको किस में ले आए, मोशन में ले आए, तो लगातार किस में रहनी चाहिए, फिर मोशन में रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या रुकनी नहीं चाहिए। बट आप पैडलिंग करना बंद कर दो तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, साइकिल अपने आप रुक जाएगी। या जैसे आप कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, आप चलाते जाएं और उसका इंजन ऑफ कर दो, इंजन क्या कर दो, कार का ऑफ कर दो, थोड़ी दूर तक तो चलेगी और फिर आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। अब जैसे फैन है, फैन चल रहा है लगातार यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, कोई बॉडी मोशन में है तो किसमें है, मोशन में रहनी चाहिए। अब इसको ऑफ कर दें हम, स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा, थोड़ी देर तक तो चलेगा और आफ्टर सम टाइम किसमें आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो रेस्ट में आ रहा है थोड़ी देर के बाद, वो किसके कारण आ रहा है, फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ वो किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ, घर्षण के कारण ऐसा हुआ, तो वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, डेफिनेशन हम इसकी पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या हुआ, अब फ्रिक्शन हुआ क्या, देखना, ये अपनी मान लो कार है, ठीक है, ये अपनी कार है। अब ये सरफेस के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअसली चल रही है, इंजन ऑफ कर दिया, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अप्लाइड फोर्स तो कहां लग रही है, आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, फ्रिक्शन कहां लगेगी, अपोजिट, ये फ्रिक्शन है भाई, अपोज करेगा, कोई चीज अपोज करेगा, अपोज करेगा इसका मतलब रोकेगा, रोकेगा तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हो गई, अपोजिंग फोर्स हो गई, क्या हो गई, अपोजिंग फोर्स हो गई। लेकिन कब हो गई, जब एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे अर्थ है, दूसरी बॉडी हो गई, कार एक बॉडी हो गई। ठीक है, तो जो अपोजिंग फोर्स आ रही है इस केस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually moves or tries to move on the surface of
अनदर बॉडी, या ग्राउंड आप कह सकते हैं। दूसरी बॉडी क्या हो गई? ग्राउंड सरफेस हो गया या अर्थ हो गई। ठीक है, ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे कि जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करती है? मूव करती है, उस केस के अंदर जो अपोजिंग फोर्स आएगी, जो अपोज करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स होगी, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। या एक एग्जांपल और लो, ये ग्राउंड सरफेस है, एक बॉल ले ली, क्रिकेट बॉल या रबर की कोई बॉल, ये बॉल ले ली, ठीक, धक्का लगा दो बॉल को क्या लगा दो? धक्का लगा दो, पुश कर दो, अप्लाइड फोर्स आगे हुई, यहां पे मैंने फोर्स लगा दी, क्या होगा? बॉल क्या रहना चाहिए? जैसे इनर्शिया के अंदर पढ़ा था हमने, न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा था हमने, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। वहां पे क्या पढ़ा था कि एक बार कोई चीज यदि मोशन में आ जाए तो किसमें रहनी चाहिए? लगातार मोशन में ही रहनी चाहिए, इसमें मोशन में ही रहनी चाहिए। तो मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हुआ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉल थोड़ी दूर तक तो जाएगी और आफ्टर सम टाइम क्या होगी? रुक जाएगी। कब तक? जब तक कोई फोर्स रुकेगी। कब? जब किसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब क्या हम फोर्स लगा रहे हैं? मैं तो रोक ही नहीं रहा, अपने आप रुक रही है। भाई यहां से इस बॉडी को, इसको छोड़ दिया मैंने, ये कहां गई? नीचे गई, ये रुक गई, अपोजिट फोर्स लगाई। इस केस में हम कहां फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। इसको भी रोल करें, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? रुक जाएगा। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप फोर्स लग रही है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और अपोजिंग फोर्स लिखा ना हमने, क्या? अपोजिंग फोर्स, जो अपोज करे, उसको रोक के रुकावट पैदा करे, ठीक है, वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, आफ्टर सम टाइम में रुक जाएगी, स्पीड धीरे 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 होती चली जाएगी। मान लो पहले स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है, धीरे गई, और धीरे गई, 5 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, और फिर क्या हो गई? यहाँ पे 0, रेस्ट में आ गई। तो जो अपोजिंग डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, हम उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। आई होप फ्रिक्शन आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन की आप डेफिनेशन यहां से लिख लेना कि फ्रिक्शन क्या है। समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्या है, कि जो अपोजिट फोर्स है, जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या क्या है? फ्रिक्शन का कारण भी हम पढ़ेंगे, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। पहले इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइप्स पढ़ेंगे तो दोनों कॉज हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम कारण नहीं बता पाएंगे, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की टाइप। फ्रिक्शन जनरली 3 तरह का है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन की टाइप्स हैं। वैसे फ्रिक्शन की बात करूं, 2 तरह का है। इसको आप लिख लेना एक बार, मैं इसको हटा रहा हूं। इंटरनल फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन भी आएगा तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। हालांकि इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो हम डिटेल के अंदर क्या, जब फ्लूइड पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन की टाइप्स हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन,
दूसरा, और पहला होता है इंटरनल फ्रिक्शन। ये हो गई हमारी क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 इंटरनल फ्रिक्शन और दूसरा एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन को एक नाम और देते हैं विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं, जो लिक्विड के केस में होती है। किसमें? लिक्विड के केस में होती है। जैसे मान लो किसी भी बोतल के अंदर पानी है, सपोज जैसे ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, इसको हिलाया, पानी किस में आ गया? मोशन में आ गया। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा? ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसकी लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, पानी की इंटरनल लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, हम उसे क्या, इंटरनल फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन किसे कहोगे? पानी की जो लेयर्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे इंटरनल फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है। विस्कोसिटी भी हम इसे कहते हैं गाढ़ापन। जैसे पानी को हिलाया, हिल गया, दूध को भी हिलाओगे हिल जाएगा, बट मान लो शहद को हिलाना चाहे तो क्या वो हिलेगा इतनी तेजी से? नहीं, तो सबसे गाढ़ा है। तो विस्कोसिटी का हिंदी में अर्थ है क्या? गाढ़ापन। तो जितना ज्यादा गाढ़ा कोई लिक्विड होगा उसमें इंटरनल फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो अब हम देख रहे हैं, जैसे लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन, हमें पानी के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रिक्शन एक बॉल है, वो आराम से हमें क्या दिखाई दे रही है? किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर चलती हुई। तो वो क्या है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन की 3 टाइप है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है लिमिटिंग और तीसरा है काइनेटिक। ठीक है। तो ये टेबल आप यहां तक बना लेंगे। इसके बाद हम तीनों डिस्कस करेंगे 1 by 1, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। ठीक है। तो पहली चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टैटिक। अब थोड़ा सा समझ लो। यहां पे स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, उसके बाद लिख देंगे। स्टैटिक का मतलब है क्या? रेस्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर यहां से तीनों बातें मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम लिखना शुरू कर लेंगे। जैसे ये ग्राउंड सरफेस, ठीक है, यहां पे कोई ट्रक खड़ा है या कार मान लेते हैं, ये कार है, ठीक है, बाहर खड़ी है कार। कोई एक लड़का, कोई एक बच्चा इसको धक्का मार रहा है, इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। ठीक है। वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना, ट्राइज टू मूव, इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं कि कार मोशन में नहीं आ रही, कार मोशन में नहीं आ रही। एक बच्चा जब इसको क्या धक्का दे रहा है तो कार मोशन में नहीं आ रही। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं आ रही? वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो जो अप्लाइड फोर्स दे रहा है उसकी फोर्स यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होती? ज्यादा होती, तो किस में आती? वो मोशन में आती। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है? अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स है और अप्लाइड फोर्स इधर दे रहा है, मोशन में नहीं आएगी। जब तक वो मोशन में नहीं आएगी उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहेंगे क्या? स्टैटिक। क्या? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा कि अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन one body tries to move on the surface of another body but actually the motion is not started। ठीक है, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, उस केस के अंदर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या?
कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या ग्राउंड सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोशन एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन लिखूंगा? यहां से एग्जाम्पल की हेल्प से स्टैटिक फ्रिक्शन हमें समझ आया। स्टैटिक फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स which comes into play, डेफिनेशन वही है, when one body tries to move on the surface of another body, but the motion is not started, that is the body is at rest, is called, हम उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। हम उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कि जो मोशन है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और जब तक वो शुरू नहीं हुआ है उस केस के अंदर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन की पहली जो टाइप है, पहला जो केस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए? अब समझना, मान लो एक बच्चा और आ गया, एक बच्चा और आ गया, इसके साथ जुड़ गया। एक बच्चा पहले था, एक बच्चा और आ गया। ठीक, अब दोनों मिल करके धक्का दे रहे हैं, और मान लेते हैं कि थोड़ी सी हिली, जरा सी हिली। क्या कह रहा हूं? हल्की सी कार हिली, जरा सी। उस केस के अंदर जो फ्रिक्शन है वो ना तो स्टैटिक है और ना ही क्या काइनेटिक है, क्योंकि वो तो मोशन में तो आ ही नहीं रही। मोशन में आई गई तो काइनेटिक है, रेस्ट में है तो स्टैटिक है। तो उन दोनों का एक बीच का केस हो गया, मतलब मोशन की लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। इसको बोलते हैं एट द वर्ज, एट द वर्ज टू मूव द बॉडी। ठीक है, मोशन की ये लास्ट स्टेज के ऊपर है कि एक बच्चा और आ गया ना, तो ये क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। तो मूव कर गई तो काइनेटिक हो गई, मूव कर गई तो काइनेटिक हो गई, और मूव नहीं कर रही तो क्या है? स्टैटिक है। और एट द वर्ज है तो उसे क्या कहोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दूसरा केस है मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन one body at the verge to move on the surface of another body, to move at the verge, लास्ट स्टेज के ऊपर। एट द वर्ज का मतलब हल्की सी भी उसको फोर्स और मिली तो वो डेफिनेटली किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। ठीक है, ये लिमिटिंग हुई। ये क्या हुई? लिमिटिंग हुई। ठीक है, एट द वर्ज, ये ध्यान से सुन लो। हाँ,
काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, एक बच्चा और जुड़ गया, और जुड़ गया, अब ये किस में आ गई, मोशन में आ गई, मोशन में आते ही काइनेटिक हो गया। ठीक है, आई होप तीनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही, काइनेटिक का मतलब है मोशन, बॉडी क्या मूव कर रही है, और लिमिटिंग का है उन मतलब एट द वर्ज, लास्ट स्टेज के ऊपर जिसे हम कहते हैं वो लिमिटिंग। ठीक है, तो तीसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, लेकिन मोशन में आ रहा है तो जो अपोजिंग फोर्स लग रही है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स तो मोशन में है तब भी लग रही है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हमने एक बार धक्का दे दिया, कार मूव कर गई, धक्का देना बंद कर दो, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगी। तो उस केस के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो क्या है, काइनेटिक है। क्या है, काइनेटिक। तो क्या लिखेंगे, द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually moves on the surface of another body, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका यदि आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लेना। इस तरह से है, एक तरफ अप्लाइड फोर्स ले रहा हूं जो हम लगा रहे हैं, एक तरफ फ्रिक्शनल फोर्स ले ली जो फ्रिक्शन लगा रहा है। अब ध्यान से समझना, पहला केस कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन का, एक बच्चा धक्का दे रहा है, जोर लगा रहा है, कार मूव नहीं कर रही, और जोर लगाया, कार मूव नहीं कर रही, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बट मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो जैसे जैसे वो अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या बढ़ रही है, तो दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब तक, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। ठीक है, एफ से लिख लो इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में बच्चा धक्का दे रहा है, पूरा जोर लगा रहा है, बट उतनी ही जोर से क्या फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रही है, मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा। अब लिमिटिंग, हल्का सा थोड़ा सा मोशन करने की ऐसा वर्ज आ गई तो दोनों बराबर तो होंगे नहीं, तो थोड़ा सा इस तरह से कारो टाइप में आ जाता है, ये एफएल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद तो शुरू हो ही गया, तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या जब तक वो मोशन में रहेगी तब तक होगी नहीं। ठीक है, तो ये एफ के आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ग्राफ बनाएंगे, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, तीनों चीजें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फ्रिक्शन क्या है, दोबारा एक बार डिस्कस कर रहा हूं। फ्रिक्शन क्या है, बताया हमने, अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी एक्चुअली क्या करे,
किसी दूसरे के सरफेस पे मूव करे। कितनी तरह का है? दो तरह का हो गया, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल तो हमने बताया लिक्विड के केस में, वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 टाइप तो ये हो गई, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, ठीक है। स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब काइनेटिक की टाइप की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरह का है, इसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरह का है। एक है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब क्या है? बॉडी क्या कर रही है? जैसे बॉल है वो रोल कर रही है, टायर है रोल कर रहा है, ठीक है। और स्लाइड का मतलब क्या होता है? जैसे ये बॉडी है, यहां से चली, इसके ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो स्लाइड करे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस तरह से रोल करे, ये रोल करे तो रोलिंग फ्रिक्शन। आसान सी बात है। स्लाइड करे, जैसे आप किसी भी चीज को फर्श के ऊपर क्या करके लाओ? घीस के लाओ, तो स्लाइड कर रही है, ठीक है। और इस तरह से जैसे कई बार आप भरा हुआ सिलेंडर लाते हो, ठीक है, तो धक्का दे दे के रोल करवाते हो, तो रोल करना आसान होता है बजाय किसके? स्लाइडिंग के। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है इस तरह से, तो वो आसान हो गया एक तरह से। तो रोलिंग फ्रिक्शन और क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन 2 तरह का है। तो पहला डिस्कस करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। पहला है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually rolls on the surface of another body। ठीक है, ये आप लिखो, और बहुत ही आसान सी बात है। एक्चुअली क्या कर रही है? रोल कर रही है। रोल करे तो रोलिंग फ्रिक्शन, बट मोशन तो है ही, इसलिए क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वो टाइप है। इसका कारण क्या है? कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे अब देखते होंगे रोड रोलर, देखा होगा रोड रोलर। अब बुलडोजर जिसे हम कहते हैं ना, बुलडोजर, रोड रोलर क्या काम करता है? मतलब जो सड़क बनाते हैं तो उस मिट्टी को नीचे दबाता है इस तरह से। ये सरफेस है ग्राउंड सरफेस, मिट्टी वाला सरफेस। रोड रोलर आया और इसने इस मिट्टी को दबाया, यहां से। पहले तो प्लेन सरफेस था, प्लेन करने के लिए तो है काम है, इसने इसको दबाया, ये रोड रोलर है, दबा दिया।
दबाते ही क्या होगा, इसके सामने जैसे जैसे ये बनाएगा इसके सामने उठा हुआ सरफेस बनता चला जाएगा। जैसे इसको दबाएगा आगे उठ जाएगा, इसको दबाएगा आगे उठा हुआ सरफेस है, इसे बोलते हैं बम्प। क्या बोलते हो? बम्प, या इसे माउंट भी बोलते हैं। उठा हुआ पार्ट क्या बोलते हैं? माउंट। ये माउंट क्या करता है? इसको अपोज कर रहा है, और यही इस रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है? कारण है। ठीक है। व्हेन रोड रोलर, लिख लेना, व्हेन रोड रोलर मूव्स ऑन ग्राउंड सरफेस it press दबाना, it press the ground surface, then a bump or mount is formed in front of the roller, which cause rolling friction, जो कि रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है? कारण है। विच कॉज रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि रोलिंग फ्रिक्शन का कारण है। ठीक है। बम्प की फॉर्मेशन होना, माउंट की फॉर्मेशन होना रोलिंग फ्रिक्शन का कारण है। ऐसे कैसे पढ़ेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, रोल्स की जगह स्लाइड्स लिख दो। स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually slides on the surface of another body. When one body actually slides on the surface of another body, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण है। ठीक है। समझ गए? सॉरी, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसका कारण हम पढ़ेंगे। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वो इसका दूसरा टाइप हुआ, इसकी दूसरी टाइप हुई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसका कारण क्या है? कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें दो व्यू बने, एक ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू। ठीक है। ओल्ड व्यू पहले लिया गया था, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो ये सरफेस है, ये बॉडी है, इस सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? मूव करना चाह रही है ऐसे। ठीक है। क्या कर रही है? इस तरह से मूव करना चाह रही है। तो हमें दिखाई नहीं देता हालांकि, बट इस तरह से ये इंटरलॉक होती है। एक सरफेस एक ऐसा है मान लो, और दूसरे का इस तरह से हो गया, इस तरह से इंटरलॉक होती है। ठीक है। तो मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? कारण बोलते हैं। बट इसमें क्या था? इसकी लिमिटेशन आ गई।
कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और यदि सरफेस को स्मूथ कर दिया, सरफेस को स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो ही हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण जो फ्रिक्शन आया उसको हमने मॉडर्न व्यू कह दिया, ठीक है। जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपस के अंदर, वहां पे अपोजिशन हो गई तो वो मॉडर्न व्यू हुआ। तो इसमें ये इतना ही लिखना है, और तो खैर कुछ ज्यादा है नहीं, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और फ्रिक्शन जो है इसकी जो बेसिक बातें थी इस वीडियो के अंदर, जो बेसिक बातें थी फ्रिक्शन की वो मैंने डिस्कस की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, ये सब चीजें, क्योंकि म्यू एस आएगा, म्यू एल आएगा, म्यू के आएगा, वो जो फॉर्मूले आएंगे वो आगे आएंगे अगले वीडियो के अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो फॉर्मूले बेस्ड चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने बेहद सी फ्रिक्शन के बारे में आसान बातों में समझा है कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण किसे कहते हैं और कितने टाइप का है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।